हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समूह गतिशीलता इस नए घटक की शुरुआत की थी, जिसमें हमने समूह तथा समूह की निर्मिति और समूह के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था। आज के हमारे वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि हम समूह निर्मिति और उसकी प्रक्रिया पहले समझें और उसके बाद समूह निर्मिति का महत्व समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समूह निर्मिति और उसकी प्रक्रिया क्या होती है या उसमें किन बातों का अंतर्भाव होता है। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा दिया हुआ है कार्य का विभाजन करना। अब समूह की निर्मिति ही कार्य के विभाजन के हिसाब से की जा रही है, मतलब जो कार्य हमने पहले सुनिश्चित किया है या कार्यों का एक व्यवसाय के अंतर्गत या उद्योग के अंतर्गत विभिन्न कार्य आते हैं, उन विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समूह का निर्माण किया जा रहा है। मतलब जिस समूह में उस कार्य को पूरी करने की कार्य क्षमता होगी वैसा विशिष्ट कार्य उस समूह को सौंपा जाएगा। तो इसीलिए कार्य का विभाजन सबसे पहले किया जाता है और उस विभाजन के अनुसार, मतलब कार्य को जब विभाजित किया जाता है तो उस कार्य के विभाजन के अनुसार ही हम समूह का निर्माण करते हैं। मतलब समूह निर्मिति में हम पहला क्या देखेंगे? कार्य का विभाजन। जैसा कार्य वैसा कार्य को पूरा करने के लिए जो कुशल कार्यक्षम लोगों का एक ग्रुप होगा या एक संघ होगा जिसे हम समूह कहते हैं, उसका हमारे द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊं तो अगर हमारी फिजिकल क्लासरूम चालू होती और मैं आपको साल भर आपके क्लास में पढ़ाने के लिए आती, तो मुझे आप में से जितने भी छात्र वहां पे उपस्थित होते उन हर छात्र की क्या खूबी है ये मुझे पता होता। तो अगर मान के चलिए किसी एक छात्र को बहुत अच्छा स्पीच देते आता है और मुझे उसकी खूबी पता है, तो अगर कभी मुझे पता चला कि कहीं अगर कोई संगोष्ठी का आयोजन किया गया है या किसी वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन किया गया है, तो वहां पे उस छात्र को मैं भेज सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी खूबी पता है। इसीलिए जिस कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति कुशल होगा उसी को वहां भेजना। मतलब क्या किया मैंने कि उसके खूबी का वहां पे प्रयोग किया। वैसे ही जो व्यक्ति की जिस व्यक्ति के पास किसी एक कार्य को करने की कुशलता है, उसके पास उसकी खूबी है, तो वो उस कुशलता का हम प्रयोग उस पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं। इसीलिए सबसे पहले कार्यों का विभाजन किया जाता है और उस विभाजन के हिसाब से समूह का निर्माण किया जाता है। फिर है समान उद्देश्यों का निर्माण। अब समान उद्देश्यों के निर्माण में क्या आएगा? तो जो अलग अलग विचारों के अलग अलग गुण विशेषणों के व्यक्तियों को हमने एकजुट किया है, तो उनसे फिर एकजुट करने के बाद जब काम करवा लेना है तो उन सभी का उद्देश्य समान होना चाहिए। इसीलिए हमारा व्यावसायिक उद्देश्य वहां पे निर्माण हम करते हैं और उस व्यावसायिक उद्देश्य के हिसाब से वहां पे समूह कार्य करता है, क्योंकि उस समान उद्देश्य के पूर्ति के लिए ही पूरे समूह को कार्यरत रहना पड़ता है और उनको आपस में काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर जैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना ये हमारा उद्देश्य होगा, तो लाभ कमाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं की जाना वहां पे जरूरी होगी, उन सब जरूरी प्रक्रियाओं के लिए पूरा समूह एकजुट होकर कार्य करेगा। इसीलिए समान उद्देश्यों का निर्माण करने के बाद समूह की निर्मिति और समूह की निर्मिति की प्रक्रिया में समान उद्देश्यों का निर्माण करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। क्योंकि अगर उद्देश्य का निर्माण किस लिए किया जा रहा है? उन्हें डायरेक्शन देने के लिए, उन्हें दिशा बताने के लिए कि आपको इस उद्देश्य को पाने के लिए काम करना है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, लाभ पाने के लिए हमें कार्य करना है। तो लाभ पाना क्या हो गया? हमने उन्हें अंतरिम उनका जो अंतिम ये था वो बता दिया कि आपका अंतिम ये क्या है, मतलब जो हम एंड का गोल बोलेंगे, जिसको फाइनल अल्टीमेट गोल क्या है, तो आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना है। तो इसीलिए उद्देश्यों का निर्माण करना ये समूह के निर्माण के पहले की प्रक्रिया मानी जाती है कि जब समूह का निर्माण होगा, लोग एकजुट होंगे, तो उनके एकजुट होने के बाद उन्हें एक दिशा मिले, एक एम मिले, एक उद्देश्य मिले, ताकि जिस पे चलकर वे काम कर सके। उसके बाद का तीसरा समूह निर्मिति के लिए प्रक्रियात्मक यहाँ पे मुद्दा है अधिकार और जिम्मेदारियों का विभाजन करना। अब
अब जहाँ अलग अलग विचारों के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग पैमाने की कार्यक्षमता रखने वाले लोग अगर एकजुट हो रहे हैं तो वहाँ हमें उन्हें अधिकार और जिम्मेदारियां देनी होती है। जैसा कोई अगर वरिष्ठ अधिकारी होगा तो उसके पास ज्यादा अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी, फिर उसके अधिकार और जिम्मेदारियों के आधार पे वो अन्य लोगों से काम करवा ले सकता है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अधिकार और जिम्मेदारियां देने के पीछे एक ही कारण होता है कि वह उस समूह को लेकर चले, उसका पथ प्रदर्शन करे और एक लीडरशिप की जो मतलब वहाँ मुख्य भाव ये होता है कि मतलब जितने लोग उस समूह के अंतर्गत कार्यरत है उन अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को एक दिशा दिखाने वाला व्यक्ति हो। और यह जिम्मेदारी उस पर इसलिए भी सौंपी जाती है क्योंकि जब विभिन्न व्यक्तियों को मिलाकर एक समूह बनाया जा रहा है तो वहाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंतरिक मतभेद हो जाए या किसी काम में मतलब अब जैसे समूह बन रहा है तो अलग अलग विचार के लोग होंगे तो मतभेद हो सकता है, काम में भिन्नता हो सकती है, तो ऐसा ना हो इसीलिए किसी एक व्यक्ति विशेष को वहाँ अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती है या अन्य लोगों में भी मतलब एक ही अधिकार और जिम्मेदारी एक ही काम के लिए अलग अलग कार्य मतलब कार्यों का सबसे पहले विभाजन किया जाता है। अब जैसे एक बहुत बड़ा काम है तो उस काम को हम स्टेप्स मतलब अलग अलग लेवल पे तोड़ देंगे और चलो इतना काम की जिम्मेदारी आपकी। फिर जब आपने काम पूरा कर लिया तो ये ए अगर व्यक्ति ने काम पूरा इतना कर लिया तो उसके बाद बी को कार्य दिया जाएगा, फिर उसके पास अधिकार एवं जिम्मेदारियां होगी, फिर सी को कार्य दिया जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब क्या, ये कार्य के विभाजन के बाद व्यक्ति विशेषों को जो समूह के रूप में एकत्रित हुए हैं उन्हें अधिकार एवं जिम्मेदारियों का विभाजन करना पड़ता है। फिर उसके बाद है समान हित संबंध प्रस्थापित करना। अब समान हित संबंध प्रस्थापित करने में क्या आएगा कि जो विभिन्न व्यक्ति वहां पे समूह में आए हैं उन्हें कार्य के प्रति वहां पे मतलब जो अपनापन हो, जो कार्य को करने का उनका उद्देश्य हो वो एक होना चाहिए। ऐसा हमने इस पॉइंट में देखा। तो जब उद्देश्य एक है तो उन व्यक्तियों का हित संबंध भी एक हुआ, क्योंकि उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना। उद्देश्य क्या है, अपना नाम मतलब जो व्यवसाय का नाम है वो व्यापारी जगत में या व्यवसाय जगत में बड़ा बनाना। इन सब चीजों के लिए काम करने वाले लोगों का समान उद्देश्य है। तो जब समान उद्देश्य है तो जैसा उद्देश्य एक है वैसा उस उद्देश्य के पूर्ति के बाद जो लाभ होगा या जो उन व्यक्ति विशेषों को फायदा होगा वो भी समान होगा। इसीलिए वहां समान हित संबंध प्रस्थापित करना ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि कार्य के प्रति जब समान हित संबंध प्रस्थापित किया जाता है उससे क्या होता है कि कामों का यानी कि कार्य का आपस में बराबर हम जो बंटवारा होता है वो कर लेते हैं और उससे समूह की निर्मित की जाती है। मतलब जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें समान उद्देश्यों के लिए काम करना है तो समान हित संबंध भी वहां रखना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे हित संबंध जो है वो समान नहीं रखेंगे तो फिर से वहां पे वैचारिक मतभेद, भावनिक मतभेद निर्माण हो सकते हैं और इन सब बातों के बाद ही हम समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ समूह के निर्माण में समान हित संबंध प्रस्थापित करना भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उसके बाद का अंतिम मुद्दा है सहकार्य की भावना रखना। अब सहकार्य की भावना प्रस्थापित करने के बाद ही, अब देखिए हम ये क्या देख रहे हैं, समूह की निर्मित और उसकी प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में इन सब बातों का अंतर्भाव हो रहा है और इसके बाद समूह का निर्माण होता है। तो सहकार्य की भावना क्यों कहा गया? क्योंकि जहां अलग अलग विचार के, अलग अलग कार्य क्षमता के, अलग अलग पढ़े मतलब अलग अलग जिनके पास कौशल है ऐसे लोग जहाँ पे आ रहे हैं तो वहां पर उनमें सहकार्य की भावना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एक व्यक्ति के पास जो कला कौशल है वो दूसरे के पास वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो गुण उसके पास है वो इसके पास नहीं होगा। तो जब हो सकता है, जैसे पीछे हमने एक बैंक का उदाहरण देखा था कि हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को हर काम पर घुमाया जाता है, कभी वो हमें कैशियर के चेयर पे दिखेगा, कभी काउंसलिंग वाले डिपार्टमेंट में दिखेगा। इससे क्या होगा कि उनमें सहकार्य की भावना तो निर्मित हो ही रही है, बल्कि वो हर काम को सीखने के लिए तत्पर भी हो रहा है। उसी प्रकार समूह में क्या होता है कि जब अलग अलग कला कौशल वाले, अलग अलग गुण विशेषण वाले लोग वहां पर कार्यरत रहेंगे
तो वहाँ ये भाव भी हो सकता है कि मुझे ज्यादा समझता है, मेरे से निम्न जो व्यक्ति है या कोई अपर भी है पर उनको समझ नहीं आता जो चीज मेरे पास है वो उनके पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें वहां पर मैं की भावना न रखते हुए हम बोलकर, मतलब एक ग्रुप बोलकर एक समूह के रूप में काम करने के लिए सहकारी वृत्ति होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उन व्यक्तियों के मध्य सहकारिता की भावना वृद्धिगत की जाती है और उसी के बाद समूह का निर्माण किया जाता है। क्योंकि अलग अलग कामों की जब हम बंटवारा कर दिए हैं कामों का, तो व्यक्तियों के मध्य सहकार्य की भावना निर्माण करके एक दूसरे को मदद करने की भावना वृद्धिगत करनी पड़ती है या वैसा वातावरण निर्माण करना पड़ता है और उसी के बाद समूह का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा पहला पोर्शन था जिसमें हमने देखा समूह निर्माण और उसकी प्रक्रिया। अब इसके बाद हम दूसरा पोर्शन हमारे इसी वीडियो में देखेंगे जिसमें समूह की जो निर्मिति हुई, इस समूह निर्मिति में क्या फायदे हमें दिखाई पड़े या इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है सभासदों का संरक्षण किया जाता है। अब जब समान हित संबंध वहां रखे जा रहे हैं, मतलब जैसे उद्देश्य एक है तो उद्देश्य के बाद जो भी लाभ वाली प्रक्रिया होगी, जो भी उन व्यक्तियों को वहां पे मिलने की प्रक्रिया होगी वो सबके लिए एक समान होगा। उसी के साथ साथ उद्देश्य पूर्ति के बाद जो एकत्रित आए हुए सभासद है उन उद्देश्य पूर्ति को करने के लिए कार्यरत वे सभी थे, तो अब उद्देश्य पूर्ति के बाद लाभ लेने के लिए भी वे सभी होंगे। लेकिन उसके पहले कभी किसी सभासद के साथ हम वहां पर गैर व्यवहार नहीं कर सकते और वहां जो ग्रुप है वो ग्रुप एक के लिए, वन फॉर ऑल फॉर वन, मतलब एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, ऐसी भूमिका में कार्यरत होते हैं। इसीलिए समूह निर्मिति के कारण क्या हो रहा है कि सभी सभासदों के हित का संरक्षण हो रहा है। वहां उनके हित के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते या उनका हित दबाया नहीं जा सकता। मतलब क्योंकि अब यहाँ हमने देखा सहकार्य की भावना निर्माण हुई, अपनेपन की भावना निर्माण हुई है, सभी लोग भाईचारे से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ग्रुप है, जो समूह है, अगर 5 लोगों का समूह है तो ये 5 लोगों के समूह में से किसी एक के हित के साथ वहां पे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इससे क्या हो रहा है फिर, क्योंकि बाकी के 4 लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं समूह होने के कारण, ग्रुप होने के कारण सभासदों के हित का संरक्षण होता है या सभासदों का संरक्षण यहाँ पे होते हुए हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद दूसरा है कार्य के गति में वृद्धि। अब कार्य के गति में वृद्धि कैसे कहेंगे, तो जो हमने एक समूह निर्माण किया है या समूह की निर्मिति की है, उस समूह के आधार पर, मतलब हमने समूह का निर्माण करने के बाद वहां पे देखा कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोगों को वहां पे निर्देशित किया कि ये काम आपका होगा, ये काम आपका होगा। उस संबंधित काम को करने के लिए अधिकार एवं जिम्मेदारियां भी हमने उनको प्रदान की। तो जब अधिकार एवं जिम्मेदारियां प्रदान कर दी, संबंधित काम को करने के लिए व्यक्ति विशेष का वहां चयन किया गया, ग्रुप बन गए, समूह का निर्माण हो गया, तो इस परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने ग्रुप के साथ काम करने के लिए तत्पर होगा और वहां पे कार्य की गति में डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है। 100% वहां हमें वृद्धि ही दिखाई पड़ेगी। और सभी लोगों का उद्देश्य एक है, किसी के मन में मनमुटाव नहीं है, किसी के मन में वहां पे काम चोरी करने का भाव बिल्कुल भी मन में आने वाला नहीं है, सभी काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ऐसे समूह के साथ कार्य में वृद्धि होगी ही होगी। तो इसीलिए यह समूह की निर्मिति का महत्व या फायदा माना जाता है कि काम में हमें तेजी दिखाई पड़ती है, फास्ट ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ती है। जो काम एक व्यक्ति कम, मतलब एक व्यक्ति जितने इसमें करेगा, उससे समूह जब बन गए तो उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा काम में हमें वहां गति आई हुई दिखाई पड़ती है। तो यह समूह का फायदा या महत्व मानना चाहिए। उसके बाद है स्नेह संबंधों में वृद्धि, जहां अलग अलग लोग एक साथ आकर एक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जहां मैं की भावना नहीं हम की भावना है। तो ऐसे परिस्थिति में वहां स्नेह संबंधों में भी वृद्धि होने वाली है। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी एक के साथ वहां पे किसी एक के हित संबंधों का वहां हम गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो उसके हित के साथ वहां पे छेड़छाड़ नहीं होने दे रहे। तो ये क्या है कि आंतरिक
प्रेम भाव समूह के बीच में निर्माण हो जाता है, जिसके चलते वहाँ स्नेह संबंधों में वृद्धि होती है, कार्य करने में वहाँ पे एक अपनापन होता है, और अगर कोई वहाँ कम भी हो तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य लोग काम करते हैं, अन्य लोग उसका साथ देते हैं। इसीलिए समूह के निर्मिति का यह फायदा होता है कि स्नेह संबंधों में वृद्धि होती है, कोई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि पूरे काम समूह के रूप में किए जाते हैं। उसके बाद है नए संपर्कों का निर्माण। अब नए संपर्कों का निर्माण, यह समूह निर्मिति का महत्व या फायदा कैसे होगा? तो समूह के मध्य कार्यरत जितने लोग हैं, मान के चलिए एक समूह में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों की अपनी अपनी अलग अलग कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी, ठीक है, उनके अलग अलग संपर्क में आने वाले लोग होंगे। तो जो अलग अलग 10 लोग हमने समूह में लिए, उन समूह में आने वाले 10 लोगों के साथ अन्य 10, एक के साथ 10 अगर मान के चले, तो उन 10 के साथ हमने 100 लोग दूसरे नए अपने से जोड़ लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि मेरे अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट के 10 लोग ऐसे हैं कि जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं अगर बोलूं तो वो कोई भी कार्य करने को तैयार होंगे। तो ऐसी जो एक हमारे लिए एक काम करने वाले लोगों की संख्या हमारे समूह के व्यक्ति के कारण हमारे समूह से जुड़ी जा रही है, वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे समूह निर्मिति के कारण नए संपर्क निर्माण होते जा रहे हैं। अगर अकेला व्यक्ति होता तो एक के साथ 10 ही आते, लेकिन 10 एक समूह में है तो 10 के साथ 100 लोग बाहर ही आ रहे हैं, इसलिए नए संपर्कों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर समूह में देखा जाता है। उसके बाद है कृति में एक वाक्यता। अब कृति में एक वाक्यता ये समूह का फायदा या महत्व क्यों है? क्योंकि समूह में आने वाले लोग समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। समान उद्देश्य के लिए काम करते हुए वे अपना वहाँ पे जो हित होता है या अपना जो लाभ होता है वो न देखते हुए केवल व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति कार्यरत है, तो उनकी जो भी कृति होगी उसमें एक वाक्यता होगी। हर कृति व्यवसाय के लिए की जा रही है, हर कृति समूह के लिए की जा रही है, इसीलिए कृति में एक वाक्यता यह समूह निर्मिति का एक महत्व माना जाता है। उसके बाद का जो पॉइंट है अच्छे संबंध, तो ये स्नेह संबंध में वृद्धि के जैसा ही पॉइंट है कि जहाँ पे सभी लोग एक साथ आके काम कर रहे हैं तो उनके मध्य अच्छे संबंध निर्माण होते हैं। और आखिरी का पॉइंट यहाँ पे हमने देखा उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अब जैसे समूह का निर्माण कैसे किया जा रहा है, तो कार्य का सबसे पहले विभाजन किया गया। व्यवसाय में एक ही कार्य होगा क्या? नहीं, अनगिनत कार्य व्यवसाय में होते हैं, तो उन अनगिनत कार्यों के लिए अनगिनत समूहों का निर्माण किया जाता है और उन अनगिनत निर्मित समूहों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम किया जाता है। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जलद गति से व्यावसायिक उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, इसीलिए समूह के निर्मिति का एक महत्व ये भी कहा गया है कि उद्देश्य की पूर्ति हम जल्द से जल्द वहां कर सकते हैं। क्योंकि जो काम अगर बहुत सारे काम एक ही समूह पे थोपे जाए तो उसको कौन सा काम पहले करे कौन सा बाद में करे ये पहले सुनिश्चित करना होगा। फिर उसके बाद अगर उसके द्वारा मतलब समूह के द्वारा जो चयन किया गया कार्य है वो अगर द्वितीय स्तर का निकला, उससे पूर्व एक प्राथमिक स्तर का कार्य करना चाहिए था, वो अगर उससे गलती हो गई, मतलब कार्य की जो हमने वहां पे चयन की प्रक्रिया की उसमें गलती अगर हो गई तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए प्राथमिक कार्य हो, गौण या अप्रधान कार्य हो, इसके लिए अलग अलग लोगों की या समूहों की अगर निर्मिति हो रही है तो सब अपने अपने पैमाने पे अपने अपने स्तर पे कार्य करते हैं और अपने अपने स्तर पे कार्य करने के कारण हर कार्य एक निर्देशित समय में एक या नियोजित समय में पूरा हो जाता है। इसीलिए उद्देश्यों की पूर्ति भी सरलता से और जल्द से जल्द की जा सकती है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने समूह निर्मिति और उसकी प्रक्रिया का सबसे पहले अध्ययन किया, उसके पश्चात समूह निर्मिति के जो विभिन्न महत्व अथवा फायदे थे वो हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद समूह गतिशीलता क्या होती है, जो कि हमारे घटक का मुख्य यहाँ पे शीर्षक है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।